हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यानी 100 क्वेश्चनों की क्लास करेंगे हम। और ये पिछले पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के। अगर 100 क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें बता दें, अगर सीधे क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वो भी बता सकते हैं। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। 100 प्रश्नों का ये टेस्ट रहेगा। आपके कितने सही हो सकते हैं वो आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। अगर ये 100 क्वेश्चनों की क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 7 अप्रैल या 1 मई या 15 जून को। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी तो 1950 से पहली बार मनाया गया था। वैसे पूछा जाए यानी निर्णय कब लिया गया था तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा स्वास्थ्य सभा ने कब लिया था तो 1948 में निर्णय लिया था। पहली बार कब मनाया गया? 1950 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है यानी विषय क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वैश्विक कल्याण जागरूकता या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो 2024 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यानी वर्तमान पूछ रखे हैं यानी सीडीएस कौन है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत ये पहले थे यानी फर्स्ट। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के कारण नए बनाए गए। तो करमबीर सिंह है या राकेश कुमार भदौरिया है या अनिल चौहान है। तो किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान को बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है यानी जो ये गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है इसके दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है। अगर पूछा जाए गुड़ी पड़वा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए क्या उगाया जाता है तो एक सजाया हुआ खंबा या एक रंगोली डिजाइन या एक पारंपरिक झंडा या आम के पत्तों की एक माला। तो क्या लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एक सजाया हुआ खंबा लगाया जाता है घरों के बाहर। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है और ये किसका प्रतीक है? तो ये जीत और सौभाग्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अगर प्रतीक पूछा जाए किसका प्रतीक है तो ये जीत और सौभाग्य का, जीत व सौभाग्य का प्रतीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है यानी शपथ जो राज्य के मंत्री द्वारा ली जाती है या प्रशासन की किस संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आता है? चौथी के अंतर, 5वीं अनुसूची, दूसरी या तीसरी। तो सही कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। तीसरी अनुसूची में शपथ आती है तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? किसकी पूछ रखा है? गंगा की सहायक नदी पूछ रखी है। गंडक है, सुबनश्री, मानस या कावेरी। तो कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं यानी प्रधानमंत्री कौन बने हैं आयरलैंड के? लियो वडारकर, साइमन हैरिस या माइकल मार्टिन या माइकल मैकग्राथ। तो कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा।
साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड के प्रथम युवा प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, यानी भारत की साक्षरता दर पूछ रखी है 2011 की जनगणना के अनुसार 70%, 72, 76 या 74%। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर वैसे पूछी जाए प्रॉपर तो 74.04% साक्षरता दर भारत की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 12 नवंबर को। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके यानी किन किन के बीच लड़ा गया था? वांडीवास का निर्णायक युद्ध तो अंग्रेज या फ्रांसीसी, अंग्रेज या आरकोट के नवाब के दो, अंग्रेज या पुर्तगालियों या अंग्रेज या डच के बीच। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1760 में। और किन के बीच? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये निर्णायक युद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दुनिया का अन्न भंडार, मानव जाति का उद्धारक या लाखों लोगों का भविष्य या मानसून पर दाव। तो क्या कहा जाता है भारतीय कृषि को? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मानसून का दाव कहा जाता है, यानी मानसून आएगी तो कृषि ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है विश्व प्रसिद्ध चांद मीनार। चार मीनार डैश में स्थित है। एक चांद मीनार होती है और एक चार मीनार। अगर चांद मीनार पूछी जाए तो कौन सा सही रहेगा? और चार मीनार कहाँ पे है? बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई में। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, चार मीनार हैदराबाद में है। और चांद मीनार कहाँ पे है? तो चांद दौलत से बनता है, यानी दौलताबाद में है। दौलताबाद शहर किस में है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। चांद मीनार कहाँ पे है? दौलताबाद में। और चार मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, मद्रास, सिंध या उत्तर प्रदेश में। तेभागा कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? ये पूछा जाए आंदोलन तो ये 1946-47 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, किस प्रांत में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बंगाल प्रांत में हुआ था। कौन सा? तेभागा कृषि आंदोलन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? कौन सा? जेमू ग्लेशियर का पूछ रखा है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा सही रहेगा? जेमू ग्लेशियर का किस राज्य से संबंध है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सिक्किम राज्य से संबंध है इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था उसकी मध्यस्थता भारत के द्वारा कराई गई। तो समझौता कब कराया गया था? 1988, 1986, 1987 या 1989 में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1987 यानी 29 जुलाई को। कहाँ पे हुआ था ये समझौता? अगर जगह पूछे जाए तो कोलंबो में हुआ था, कोलंबो यानी श्रीलंका में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? यानी मराठा हार गए थे
पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और ये तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 14 जनवरी को लड़ी गई थी। अगर 14 जनवरी को पूछा जाए तो 1761 को लड़ी गई थी। अब्दुल्ला या मुजब खान को, नादिर शाह को या अहमद शाह अब्दाली कौन था? दूसरी तरफ एक तरफ मराठा थे, एक तरफ कौन था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अहमद शाह अब्दाली थे। और मराठा इसमें हार गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? यानी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान ले रखा है संसद की, वो किस संविधान से लिया गया है, ये पूछ रखा है। कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन आयरिश संविधान से, सोवियत यानी रूस के संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, या फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से। तो कौन सा सही रहेगा? तो किससे लिया गया है? ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलियन संविधान से ये संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? क्या दे रखा है? नहीं है। ये ज़्यादा पढ़ना है आपको, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है या पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है? खो खो, रग्बी, कबड्डी या लूडो। तो कौन सा नहीं है? एशियाई मूल का खेल नहीं है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, रग्बी नहीं है। बाकी सभी खेल एशियाई मूल के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूरोप के यानी यूरोप महाद्वीप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? किस में बंदरगाह नहीं है ये पूछ रखा है। तो फ्रांस में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, इटली या स्पेन में। तो यूरोप के किस देश में नहीं है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, स्विट्ज़रलैंड में एक भी बंदरगाह नहीं है, क्योंकि यह भूमध्य क्षेत्र आता है यानी भूमध्य देश है, चारों तरफ कोई ना कोई देश बसे हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? यानी जम्मू कश्मीर के छोड़कर पूछा जाए तो लद्दाख में स्थित है। कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? ये ज़्यादा आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो सो मोरीरी, भीमताल, नैनीताल या पुलिकट झील। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सो मोरीरी झील। किस में है? यानी लद्दाख यूटी में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर ऑप्शन दे रखा हो तो जम्मू कश्मीर भी। ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई थी वो कौन सा खेल खेलते हुए? चौगान, शिकार करते वक्त, हाथी लड़ाई या शतरंज। तो किस खेल से खेलते समय हुई थी? तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? और ये कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, चौगान खेलते वक्त। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? सबसे गहरा पूछ रखा है और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम या तूतीकोरिन बंदरगाह। पारादीप कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा का है। चेन्नई तमिलनाडु का होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में होंगे, तमिलनाडु का बंदरगाह है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में पूछ रखा है, कालाहारी मरुस्थल, पैटागोनियम मरुस्थल या थार मरुस्थल या सोनोरन मरुस्थल। तो दक्षिण अमेरिका का पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पेंटागोनियन मरुस्थल, जो विशेष रूप से किस देश में है? अगर मुख्य रूप से पूछा जाए दक्षिण अमेरिका में है, वैसे मुख्य रूप से किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना में है। किस में? अर्जेंटीना देश में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए
आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? कौन से सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी कर सकता है कौन सा न्यायालय? तो अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा यानी हाई कोर्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है मंदिरों में स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? किसका? गोपुरम का क्या अर्थ है? नृत्य मंडप होगा, बहुउद्देशीय हॉल, मंदिर का पवित्र स्थान या द्वार। तो क्या होता है इसका गोपुरम का अर्थ? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, इसे द्वार कहते हैं। क्या है अर्थ? द्वार होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा, या वित्त आयोग के द्वारा, या स्थायी समिति के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है जीडीपी का निर्धारण? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगर पूछा जाए पहली बार यानी पहला अनुमान था किसका अनुमान? यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान कब लगाया गया था? अगर पूछा जाए तो 1956 में लगाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2023 की करंट अफेयर है, यानी 1 साल की करंट अफेयर हम इस पे कवर करते चलेंगे। यानी हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। 1 सितंबर 2023 को किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया? तो नरेश लालवानी को, अमर द्विवेदी, मनोज शर्मा या जय वर्मा सिन्हा को। तो किन्हें किया गया? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, जय वर्मा सिन्हा जो पहली महिला है, पहली महिला अध्यक्ष एंड सीईओ नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अधिकांश समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम पानी में कितना नमक होता है? 1000 ग्राम पानी में कितना नमक होता है ये पूछ रखा है। यानी 1 किलोग्राम में कितना नमक होता है पानी में? यानी 100 ग्राम होता है, 200 ग्राम, 15 ग्राम या 35 ग्राम। तो कौन सा सही रहेगा? वैसे अगर पूछा जाए तो कितने % होता है? तो 35% होता है। तो उसी प्रकार ये ऑप्शन डी सही रहेगा। कितना होता है 1000 ग्राम में? तो 35 ग्राम नमक होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है NH3 या फिर CO2 होगा, NaCl या H2O। H2O किसका होता है? तो ये जल का होता है। और ये किसका होता है? NaCl ये साधारण नमक का होता है, साधारण नमक का होता है। तो अमोनिया का कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, NH3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मालवा का पठार पूछ रखा है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो किस राज्य में है मालवा का पठार? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 32। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई, औद्योगिक विकास, खनन से या बाढ़ निर्माण से? बांध निर्माण से। तो किससे संबंधित था और ये कब हुआ था? यानी इसकी शुरुआत, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पूछा जाए आपसे
शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1973 में। किसके नेतृत्व में? अगर नेतृत्व पूछा जाए आपसे तो किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किससे संबंधित था या किससे विरुद्ध था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वनों की कटाई के विरुद्ध था ये। और शुरुआत 1973 में। नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक है, यानी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जानवर पाया जाता है? हाथी, कंगारू, कुत्ता या जॉइंट पांडा? तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, कंगारू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर घर अभियान शुरू किया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया ये केसीसी घर घर अभियान? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? और 2024 में कौन कौन मंत्री बना दिए गए हैं उनको भी चर्चा करेंगे। तो किसके द्वारा शुरू किया गया यानी ये अभियान? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि मंत्री कौन है? तो कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, यानी कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि करता है वो, जो भी कोई कृषि करता है वो राज करता है पूरे देश पर। तो कौन होंगे अगर ये पूछा जाए? तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान, यानी कृषि करने वाले पूरे देश पर राज करते हैं, ऐसे याद करेंगे। शिक्षा मंत्री कौन है, यानी शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो शिक्षा मंत्री कौन होते हैं? जो प्रधान होते हैं, यानी वो पढ़े लिखे होते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, धर्मेंद्र प्रधान। अगर पूछा जाए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो ये कौन होंगे? तो अन्नपूर्णा देवी, यानी महिला हमें क्या देती है? अन्न का पूरण करती है, ऐसे याद करेंगे। अन्नपूर्णा देवी कौन है कि कौन सा मंत्रालय है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक जिले में 2 अदालतें यानी फौजदारी और दीवानी स्थापित करने के लिए नई न्यायिक प्रणाली कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 1772 में, 1773, 1774 या 1756 में? और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और कब शुरुआत हुई थी ये नई न्यायिक प्रणाली की? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1772 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुल्ले ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुल्ले ने किस संगठन की स्थापना की थी जातिगत समानता के प्रचार के लिए? तो सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज या वेदांत समाज या ब्रह्म समाज? तो किसकी की थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1873 को। जगह पूछे जाए तो पुणे यानी महाराष्ट्र, MH कर देंगे शॉर्ट में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मनीष देसाई सितंबर 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के किस पद का कार्यभार संभालने के लिए चर्चा में थे? तो ये भी 2023 की करंट अफेयर है, ये भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। मनीष देसाई तो किसके बने हैं? यानी PIB
कि किस पद पर यानी किस पद का कार्यभार संभालेंगे, प्रधान महानिदेशक का या उपनिदेशक या अपर महानिदेशक या संयुक्त निदेशक का। तो कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रधान महानिदेशक का ये पदभार संभालने के लिए चर्चा में थे। कौन, मनीष देसाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई, यानी दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। असम होगा, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या त्रिपुरा। सबसे कम वाला कौन सा होगा, अगर सबसे कम साक्षरता दर पूछी जाए तो बिहार होगा। उसके बाद पूछ रखा है दूसरा कौन सा होगा, बिहार के बाद कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए बी सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। कितनी है अगर प्रतिशत में पूछी जाए साक्षरता दर, तो 65.38। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन सा लंबाड़ी लोक नृत्य पूछ रखा है, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या बिहार का। तो कौन सा सही रहेगा लंबाड़ी का, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाराष्ट्र के लोक संगीत यानी लावणी को कितने भागों में बांटा गया है। एक महाराष्ट्र का तमाशा पूछा जाता है, तमाशा नृत्य भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। लावणी को कितने भागों में, 4, 5, 2 या 3। तो कितने भागों में बांटा गया, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2 भागों में। कौन कौन से, निर्गुणी और श्रृंगारी लावणी, निर्गुणी में और श्रृंगारी लोक संगीत को 2 भागों में बांटा गया था। ये अगला प्रश्न दे रखा है, यूपीआई का मतलब क्या है, यानी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी। तो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस नहीं, यूनिवर्सल नहीं होगा, यहाँ पे यूनिफाइड होगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान, एकीकरण होगा यहाँ पे, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या अल्ट्रा फास्ट भुगतान एकीकरण। तो क्या फुल फॉर्म रहेगी, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर पूछा जाए यूपीआई लॉन्च कब किया गया था, अगर लॉन्च पूछा जाए तो कब किया गया था, 2016 में किया गया था। अगर पूछा जाए डेट पूछी जाए तो 11 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूपीआई की, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल, 10 मई या 15 जून को। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, अगर उद्देश्य पूछा जाए आपसे, तो दुनिया भर में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने के लिए, यानी दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए, ये कह सकते हैं, या सद्भाव या नैतिक निर्णय लेने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं और इन्होंने शपथ कब ली गई है। ये पूछा जाए शपथ कब ली है, तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तो 2 अप्रैल को ली गई है, 2 अप्रैल 2024 को। किन के द्वारा ली गई है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, अब्देल फतेह अल सीसी या होस्नी मुबारक या अनवर सादात या मोहम्मद मुर्सी। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। इनके द्वारा यानी अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ही शपथ ली गई है 2024 में, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार ली है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है, ट्रैक बॉल निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा डिवाइस है ट्रैक बॉल। तो प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है, ये एक ऑप्शन सी सही रहेगा, इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यानी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा, नामदरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक में। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, किस राज्य में ये मठ स्थित है। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा भाग है। तो भूपट्टी का आंतरिक भाग या भूपट्टी का बाह्य भाग या कोर या मेटल। तो कौन सा सही रहेगा, मैग्मा का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन डी सही रहेगा, मेटल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1986 में, 2005 में, 2001 में या 1992 में। किसकी, तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की। तो कब हुई थी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1992 में हुई थी LERMS की स्थापना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था। उपग्रह कौन सा था और प्रक्षेपण कब किया था। 19 अप्रैल 1975, 21 अप्रैल 1975, 18 अप्रैल 1975 या 20 अप्रैल 1975 को। तो कौन सा सही रहेगा, अगर ये पूछा जाए आपसे, यानी ये उपग्रह बनाना कब शुरू किया गया था। अगर पहला उपग्रह ये पूछा जाए शुरू कब किया गया था, तो 1968 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और कौन सा था उपग्रह का नाम पूछा जाए, तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था। तो कब प्रक्षेपण किया था यानी लॉन्च किया था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 19 अप्रैल 1975 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कब लिखी थी, अगर ये पूछा जाए तो 1948 में लिखी गई थी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा, GF डेल्स के द्वारा, जॉन मार्शल या रैम व्हीलर के द्वारा। तो किसने लिखी थी 1948 में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता पूछ रखे हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फिर दोसी। तो कौन है पद्मावत के रचयिता, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पूछ रखा है, कहाँ पर पाए जाते हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में या ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में या उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों पर यानी किनारों पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले तो कौन है, क्रिस गेल है, विराट कोहली, MS धोनी या रोहित शर्मा। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, क्रिस गेल। दूसरे पूछे जाएं तो दूसरे रोहित शर्मा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली के पूछ रखा है, कहाँ का शासक था, हैदराबाद का, अवध, मैसूर या कितूर का। तो कौन सा सही रहेगा इसका, हैदर अली का। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मैसूर का ये शासक था।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर यानी नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में कौन सा परमाणु संयंत्र है, तो राणा प्रताप सागर, तारापुर, नरोरा या काकरापार। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। काकरापार कहाँ पे है, ये गुजरात में। नरोरा पूछा जाए तो यूपी में होगा। तारापुर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और राणा सागर कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति जवाबदेही होती है, यानी जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो किसके, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइजैक न्यूटन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम का प्रतिपादन किए गए थे, यानी कितने नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, तो 3, 4, 2 या 5। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, अगर पुस्तक पूछी जाए आपसे, पुस्तक कौन सी थी, तो प्रिंसिपिया पुस्तक थी, प्रिंसिपिया पुस्तक थी। और कब ये आई थी पुस्तक पूछा जाए, तो 1687 में। कितने नियम दिए गए थे, तो ऑप्शन पूछा जाए कौन सा सही रहेगा, गति के कितने नियम थे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 3 नियम थे। जड़ता का नियम, त्वरण का नियम या गति का तीसरा नियम। आगे चलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताप्ती नदी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी ताप्ती नदी का या ताप्ती नदी, इसे ताप्ती नदी भी कह सकते हैं और ताप्ती नदी। तो मानसरोवर झील होगा, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक की पहाड़ी। तो कौन सा सही रहेगा ताप्ती स्थल का, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सतपुड़ा पर्वत है। अगर इसकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी पूछी जाए आपसे, सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो कौन सी है, तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब दिया गया था, अगर ये पूछा जाए दिया कब था, तो ये पूछा जाए तो 1943 में दिया गया था। किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, यानी प्राइवेट अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर उतरा है उसका नाम क्या है। अपोलो 11, ओडिसी या ओडिसियस या आर्टेमिस। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो निजी अंतरिक्ष यान पूछ रखा है जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला है, यानी पहला निजी पूछ रखा है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ओडिसियस अंतरिक्ष यान है इसका, जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों में कुल निवेश कितना है, यानी 2 नए दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर बनाए गए हैं, उसका कुल निवेश कितना किया गया है। और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, अगर ये पूछा जाए तो काकरापार कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कितने कुल निवेश कितने रुपए का किया गया है, 20,000 करोड़, 22,500 करोड़ या 25,000 करोड़ या 30,000 करोड़। तो कौन सा सही रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड के नाम से
किस पौधे को जाना जाता है? बांस के पेड़ को, कपास, नीम या तुलसी के पेड़ को कहा जाता है क्या? ग्रीन गोल्ड। तो आंसर क्या सही रहेगा इसका? ऑप्शन ए सही रहेगा, बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को, 21 मार्च, 20 फरवरी या 10 अक्टूबर को। तो कौन सा सही रहेगा? अगर इसकी शुरुआत पूछी जाए तो शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू 1993 में किया गया था। किसके द्वारा? तो यूएन महासभा के द्वारा, यूएन महासभा के द्वारा किया गया था। कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हर साल 22 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पे है? अगर फूलों की घाटी पूछी जाए आपसे, फूलों की घाटी तो कहाँ पे है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक ही राज्य में है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। उत्तराखंड राज्यों में ही फूलों की घाटी स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है रात्रि के समय आकाश में मौजूदा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह पूछ रखा है, ना कि उपग्रह। ये देखो ग्रह पूछ रखा है, सबसे चमकीला ग्रह रात्रि में। तो बृहस्पति होगा, बुध, शनि या शुक्र। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है रात्रि के समय आकाश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, यानी आत्मा किसे कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लोकसभा, मौलिक अधिकार या राज्यसभा को। तो कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा इसका? ऑप्शन सी सही रहेगा, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी संख्या है इसकी, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। पहले कितने थे? अगर पहले पूछे जाएं तो पहले 7 थे। तो 7वां कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया गया? तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, दुधवा या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, काजीरंगा, जो किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। अगर पूछा जाए यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1985 में किया गया था। अगर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो ये केरल राज्य में है। दुधवा कहाँ पे है? तो दुधवा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के किस वायसराय ने देशी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्ताव दिया था, यानी किसने दिया था? देशी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा? किस वायसराय के द्वारा? रीडिंग के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा, लिट्टन के द्वारा या मेयो के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए देशी भाषा प्रेस अधिनियम कब दिया गया था, तो ये 1878 में। किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। वायसराय कौन है? तो लिट्टन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बार्सिलोना में या बासल या इसे बेसल भी कहते हैं, बर्लिन या बैंकॉक में। अगर पूछा जाए कहाँ पे है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो कहाँ पे है मुख्यालय? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बेसल में है। बेसल किस देश का शहर है? तो स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का ये
शहर है। आगे चलते हैं, बासल या बेसल कहते हैं इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। तो कौन सा सही रहेगा? इसमें बाकी सभी इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों को में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? किन स्थलों में मिले थे यानी जलाशयों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के? कालीबंगा, धोलावीरा या कोट दीजी या लोथल में। तो लोथल में तो बंदरगाह है और ये जलाशयों के साक्ष्य पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है, जिसमें जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सा? पिनघाटी। तो आंध्र प्रदेश में है, असम, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा सही रहेगा पिनघाटी का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इसे तमिलनाडु राज्य में ये वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है, तंजावुर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कौन सी आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की? 2016 में, 17 में, 2018 या 2019 में। तो कौन सा सही रहेगा अगर पूछी जाए कब शुरू की गई थी और किस राज्य से? तो ये झारखंड से शुरू की गई थी, पीएम मोदी के द्वारा। झारखंड से कब की गई थी? तो ये 23 सितंबर को की गई थी, 23 सितंबर 2018 को की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2018। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? कौन? पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बैडमिंटन, कबड्डी या शतरंज से। तो कौन सा सही रहेगा? पुलेला गोपीचंद। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कौन सा? एकमात्र दे रखा है, एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात या गोवा में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, एकमात्र किस में है? तो गोवा राज्य में स्थित है, एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पोलंग या पोंग नृत्य कहते हैं इसे, पोंग। पोंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पोलंग नृत्य या पोंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या छत्तीसगढ़ से। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश से। ये हमारी क्लास थी। आपको कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।